आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 राजनीति विज्ञान के 10 प्रश्न इसमें देखेंगे जो बार बार आपको एग्जाम के पूछा जाता है, यानी परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के दोष अवगुण का वर्णन करें। तो लोकतंत्र के लाभ को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है, परंतु यह ठीक नहीं है कि इस व्यवस्था में कुछ अवगुण दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है कि समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। गुणों के बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। लोकसभा में गुण नहीं देखा जाता है, जिसका यानी आपको एग्जाम्पल इसको देखने को मिल जाता है कि कोई भी कुछ भी बोल के चल जाता है, जिसके साथ भीड़ हो वही जीतता है। इसका गलत सही फैसला नहीं हो पाता है। गुणों के बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यह जवाब देश सरकार का गठन नहीं करता है, यानी ये जनता को सीधा सीधा जवाब देने के लिए इच्छुक नहीं है। मन करेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। यह जवाब देश सरकार का गठन नहीं करता। लोकतंत्र में सरकार और स्थिति तथा कमजोर होती है। लोकतंत्र में सरकार और स्थिति तथा कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती रहती है। बहुत सारा दल है तो उसमें सरकार बदलती रहती है, माने कम वोट आया तो इधर उधर भागने के डर से सरकार टूटने की घटना ज़्यादा देखी जाती है। तो ये हुआ लोकतंत्र का आपको दोष और अवगुण का वर्णन। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान क्या है। राष्ट्र के आंसर होगा राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आधी जनसंख्या महिलाएं की होती हैं। भारतीय लोकतंत्र में भी महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। महिलाएं कुशल गृहिणी के रूप में घर का सभी काम करती है। यह खाना बनाने, कपड़ा साफ करने, सिलाई कढ़ाई एवं बच्चों को पालन पोषण करती है। आधुनिक दौर में महिलाओं को जीवन को हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। ग्रामीण महिला कामगार के 85% महिला कृषि से जुड़ी विभिन्न काम करती हैं। आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उपस्थिति देखी जा सकती है। आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विद्यालय, शिक्षक जैसे पेशे में भारी मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की अपनी भूमिका निभा रही है। आज हर सेक्टर में भारत में भी महिलाएं अपनी जो काम है वो बखूबी निभा रही है। इसका एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे आप अभी टीचर बिहार में हैं तो ज़रूर देखेंगे कि हर स्कूल में टीचर की वैकेंसी हुई है, यानी शिक्षक का, तो उसमें मैडम लोग बहुत ज़्यादा आई हैं। और हर क्षेत्र में जैसे डॉक्टर में अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो नर्स की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी अब भारत में हर सेक्टर में महिला बराबर योगदान दे रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो शिक्षा हो गया तो सब चीज़ बराबरी खोजेंगे। नगर निगम की तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि नगर निगम के आय का प्रमुख साधन को बतलाएं। तो नगर निगम के आय का प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। पहला है गृह कर, यानी जो घर पर कर लगाया जाता है। नगर निगम गृह स्वामी के उनकी जायदाद के कर के मूल एक निश्चित प्रतिशत गिरी कर के रूप में वसूला जाता है। जैसे कि मालगुजारी जो कटाते हैं वो सीधा सरकार के पास पैसा जाता है। दूसरा जल कर, नगर निगम मकान तथा दुकान के कर को निर्धारित प्रतिशत लगभग 3% जल कर के रूप में उसके मालिक से वसूल करता है, यानी जो दुकान है उस पर भी जल कर लगाया जाता है। तीसरा है मनोरंजन कर, नगर निगम द्वारा विभिन्न सिनेमाघर, नाट्यशाला, थिएटर, संगीत सम्मेलन, सर्कस आदि मनोरंजन के साधन पर कर लगाया जाता है। मनोरंजन कर नगर निगम की आय का एक प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग, साइन बोर्ड आदि के लिए भी कर की वसूली की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे शहर में किसी भी चीज़ का प्रचार करना है तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखता है, तो उसका भी कर लगता है और वो सरकार ये नगर निगम द्वारा हर क्षेत्र में कर को लिया जाता है। जैसे दशहरा देखने जाएंगे तो उसमें लगा रहता है बड़ा बड़ा बोर्ड, तो उसका भी नगर निगम कर लेता है। चौथा क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है। तो भाषा नीति का उत्तर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है, जहां 114 से अधिक
प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाई विरासत को समृद्ध बनाते हैं तथा उनके साथ विकसित होने का मदद करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति की राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया है। भारतीय संविधान के 22 प्रमुख भाषाओं का सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ आदि ये भाषा नीति हैं। इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया गया है। राष्ट्रीय एकता इसलिए मजबूत बनाया गया, भारत सरकार चाहे तो एक ही भाषा को रख सकती है, हिंदी, लेकिन इससे क्या होगा कि उत्तर भारत के लोग को हिंदी आता है, दक्षिण भारत के लोग को तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, तो उन लोग को समझ में नहीं आता है, तो जिससे वो अलग देश की मांग करने लगेंगे। इसलिए भारत को हर क्षेत्र को अपना अपना भाषा को सरकार ने दे दिया मान्यता कि आप अपनी भाषा में खुश रहिए, यही भारत की विविधता में एकता है और इससे सबको एक में रख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि संघीय सरकार की 2 विशेषताएं को बतलाएं। तो संघीय सरकार की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संघीय सरकार का सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। दूसरा है कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, यानी संघ में सरकार होती है तो 2-3 पार्टी मिलकर अकेले सरकार बना लेती है, जबकि एक दलीय होता तो मतलब एक ही पार्टी अकेले चुनाव लड़िए, आप हार गए तो हार गए, फिर से होगा, और नहीं तो जीते तभी। ऐसे क्या होता है कि कोई पार्टी का इधर उधर विधायक खरीद कर या निर्दलीय हैं उनको मिलाकर सरकार अपनी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है तो जीत उसका सरकार बना लेती है। ये होता है दोहरी सरकार की नीति। यह केंद्रीय सरकार के जिसे अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का विषय होते हैं। दूसरा प्रांतीय क्षेत्र में सरकार में उन्हें अधिकार क्षेत्र का स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इसे महत्वपूर्ण माना गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तक कृषि उपकरण बनाने हेतु एक अंगूर के कुछ वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना कर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने, उल्टा उसे व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों को इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के कुछ गांव से हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया और किसी भी पेड़ को काटने से रोके जाने लगा। 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी परीक्षा में आपको 2025 में आपको देखने को जरूर मिलेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय दल वैसे दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे भारत में होता है, जिनका इकाई राज्य स्तर पर भी होती है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य का लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए भाजपा है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पहले की बहुत मजबूत पार्टी थी, आज भले इसकी स्थिति इतना खराब है कि आप सोच नहीं सकते। न तो पहले कांग्रेस देश में अकेले शासन करती थी, जो आज बीजेपी को मजबूत मिलता है। वोट जिसको ज़्यादा मिलेगा उसी का होता है। जैसे ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल, अगर विदेश में कोई पूछता है कि भारत में कितनी पार्टी हैं तो 2 ही पार्टी बताई जाती है, एक कांग्रेस और एक भाजपा, बाकी सब राज्य की पार्टी हैं। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित है। जनता इसका उपयोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करती है। सुविधा के लिए इनका विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य कर दिया जाता है। यह शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कहलाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश के शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग ये महसूस ना करे कि उसे अवहेलनायक हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जिस देश में सत्ता की साझेदारी अपनाया वहाँ गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में भी सत्ता की भागीदारी को अपनाया जाता है।
इस प्रकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में भी सत्ता की भागीदारी के सिद्धांत पर शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। जिला परिषद तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह इससे भी महिलाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जिला परिषद आप गांव में रह रहे हैं तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि जिला परिषद सबसे बड़ा तो नहीं, सबसे छोटा भी नहीं, लेकिन होता है एक थोड़ा सा पावरफुल शक्ति होता है। 50,000 में एक व्यक्ति चुना जाता है। जिले के सभी पंचायत समिति के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। उनके निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्य के बीच से पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का वेतन की स्थिति 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। पंचायती राज बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों का आधा सीट अर्थात 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति जाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा सीट होगा, याद रखिएगा। तो ये 2005 से मिला हुआ है अधिकार, और अधिकार का प्रयोग बिहार में होता है। जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। इसी में अभी है। जिला परिषद के 3 काम है कि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी जो पंचायत में और ग्राम पंचायत के बीच है, इनके बीच में बैठक करना है। विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना है। पंचायत समिति जितना मतलब कि कोई भी काम बनाती है कि कहाँ कमी है उसको ठीक करना और जिला परिषद को बताना, इन्हीं का काम है। शिक्षा संसाधनों की स्थापना करना तथा उनका विकास करना। शिक्षा संस्थान मतलब कि जैसे विद्यालय हो गया, उनका भी विकास करना, ये सब जिला परिषद के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ तक आ गए तो आपने 10 क्वेश्चन देख लिया, और 10 क्वेश्चन देख लिया तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो अगर चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।